जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग वे सारे बच्चे जो CMMS स्कॉलरशिप का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। अगर मैं बता दूं, ये 30 क्वेश्चंस आपका मैथमेटिक्स से और आपका साइंस से उठाया गया है। और साइंस में भी 3 पार्ट होता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से मिलाकर साइंस का क्वेश्चन बनाया गया। और साइंस और मैथमेटिक्स को मिलाकर ये 30 क्वेश्चन रेडी किया गया है। और फिर आपको इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। 2023 वाला और 2022 वाला मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करा दूंगा। फिर आपको अलग से रीजनिंग का भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आपका मैट और सेट का पूरी तरह से तैयारी हो ही जाएगी आपकी पूरी तरह से, और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ SST की बात रही तो SST तो पंकज सर ले ही रहे हैं, तो भाई साहब किसी भी तरह की आपकी कमी नहीं रह जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं। यानी सीधी रेखा इस प्रकार से होगी, और या तीन से अगर 3 सरल रेखाओं से बनाओगे तो वो त्रिभुज बनेगा, या 3 से अधिक से बनाओगे, 4 से बनाओगे तो वो एक चतुर्भुज बनेगा, 5 से बनाओगे तो पंचभुज बनेगा। एक बंद आकृति करोगे तो अगर 3 रेखाओं से अगर एक बंद आकृति बनाओगे तो वो क्या बनेगा? त्रिभुज। अगर 4 रेखाओं से अगर एक बंद आकृति बनाओगे तो क्या बनेगा? चतुर्भुज। 5 रेखाओं से एक बंद आकृति बनाओगे तो पंचभुज बनेगा। तो इस प्रकार से सीधा सीधी अगर मैं बात बोल रहा हूँ कि 3 या 3 से अधिक रेखाओं से जो बंद आकृति बनती है वो क्या कहलाता है? वो बहुभुज कहलाता है। और बहुभुज कई प्रकार के होते हैं। बहुभुज जैसे त्रिभुज हो गया, आपका वर्ग हो गया, वैसा वर्ग हो गया, फिर चतुर्भुज बोला जाए, चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के बाद पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, अष्टभुज हो गया। ये सब बहुभुज के प्रकार होते हैं। और बहुभुज कैसे बनता है? 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं के बंद होने से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है कि किसी संख्या के 4 गुने से 7 अधिक 43 है तो वह संख्या क्या होगी। मान लो कि वह संख्या x है, तो उस संख्या के 3 गुने से 7 अधिक, यानी कि 4 गुने से 7 अधिक, यानी इस संख्या में आपको 4 गुना करना है और उस 4 में आपको फिर 7 जोड़ना है। तो ये किसके बराबर हो रहा है? 43 के बराबर हो रहा है। यही चीज लिखा है, किसी संख्या, उसको हम लोगों ने x मान लिया, यानी कि x के 4 गुने से 7 अधिक 43 होता है। वही चीज मैंने लिखा 4x + 7 = 43। तो आपको x का वैल्यू निकालना है तो इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या करो, आप लोग 4x का 4x रहने दो, 7 को उधर माइनस में भेज दो तो हो जाएगा 43 माइनस का 7। अब 43 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा आप ही लोग बताओ। तो यहाँ पे बची, आप देख लो, यहाँ पे x को रहने देता हूँ मैं और 4 को उधर भागा में भेज देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो कि 43 को अगर आप लोग 7 से घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 36, और 4 इधर भागा में आ जाएगा, क्योंकि देख लो 4 और x आपस में गुना इधर के भागा में हो जाएगा। तो 4 नमा 36 होता है, यानी कि 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो x का वैल्यू होगा वो 9 होगा। यानी अगर आप लोग 9 में अगर 4 गुना करोगे और उस 4 में फिर 7 जोड़ दोगे तो 43 आएगा। और वास्तविक बात है, 9 में अगर 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 36 हो जाएगा। और 36 में 7 जोड़ दो, देखना 43 आ जाएगा। यानी कि आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका पास 3 नंबर का ऑप्शन 9। ठीक है। अच्छा, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से बढ़कर कितना हो जाता है? 26,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि होगी। यानी जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, जो वृद्धि हुई, उस वृद्धि प्रतिशत को निकालने बोला है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो वैसा बताओ, जनसंख्या पहले कितना था? तो पहले था आपके पास 25,000। कितना था आपके पास? 25,000। और अभी कितना बढ़कर कितना हो गया है? बढ़कर जो हो गया वो कितना हो गया? 26,500 के 500 हो गया। ठीक है। तो बता कितना बढ़ा। तो अगर वृद्धि निकालूँ, अगर मैं वृद्धि निकाले, फिर मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बढ़ोतरी लिख देता हूँ, फिर चलो वृद्धि लिख देता हूँ। ठीक है। यानी कि कितना बढ़ा, सीधा सीधा लिखता हूँ, कितना बढ़ा बताओ। तो कितना बढ़ा? ये जो अभी है, जो कि आपके पास है 26,500, उसमें घटा दो पहले वाला जो कि कितना था आपके पास? 25,000 था। इसको आप लोग घटा दोगे तो देखोगे आपके पास 1500 निकल कर आएगा। यानी कि कितना जनसंख्या बढ़ा? 1500। जाहिर सी बात है, 25,000 में 1500 जोड़ोगे तभी ना आपके पास 26,500 होगा। यानी जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ आपके पास? 1500 वृद्धि हुआ। ठीक है। यानी कि 1,500 वृद्धि हुआ। ठीक है। अब इतना जब वृद्धि हुआ तो भाई साहब ये जो वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ ये पूछा, यानी कि आपके पास वृद्धि प्रतिशत पूछा है। ठीक है। यानी कि ये जो 1500 कितना प्रतिशत होगा। ठीक है। तो भाई साहब सीधा सीधी बताओ, आप लोगों ने वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ है तो क्या हुआ? लाभ प्रतिशत का पढ़ा हुआ है ना। अगर वो भी नहीं पढ़ा तो इससे पहले वाला जाके वीडियो मेरा देख लेना, मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुना में 100 बटे में करे मूल्य। क्या होता है? करे मूल्य। अब बोलोगे सर यहाँ करे मूल्य लाभ वो सबसे क्या मतलब है? मतलब है, अगर आपके पास दिमाग है तो। अच्छा,
मान लो कि ये जो जनसंख्या है इसको आप लोग करे मूल मान लो, जो कि पहले था उसको, जो पहले का जो जनसंख्या था जो कि 25,000 था उसको करे मूल मान लो, और जो बढ़ गया यानी कि इसको भी करे मूल मान लो, ठीक है, जो कि कितना हो गया 26,500 हो गया। तो इसको अगर आप लोग करे मूल मान लोगे और ये अगर वृद्धि हो गया कितना 26,500 में ये वृद्धि हो गया, यानी कि इसको विक्रय मूल मान लोगे तो जाहिर सी बात है या विक्रय मूल ज़्यादा यानी कि क्या हुआ, लाभ हुआ है, और यही तो लाभ प्रतिशत निकालने बोला ना, यानी कि जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत निकालने बोला ना, तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है, लाभ इंटू में 100 में करे मूल। अब लाभ कितना हुआ है, जितना यहाँ वृद्धि हुआ है, जो कि कितना हुआ आपके पास 1500, तो बस लाभ के जगह पे क्या पुट कर दो 1500 पुट कर दो, लाभ के जगह पे 1500 पुट कर दो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास यहाँ देख लो, यहाँ पे गुणा में 100, तो गुणा में 100 का गुणा में 100 रहने दो, बटे में आपके पास करे मूल। अब करे मूल को जगह हम लोगों ने क्या माना हुआ है, जनसंख्या को माना हुआ है, तो जनसंख्या कितना था 25,000, तो मैं यहाँ 25,000 में लिख देता हूँ बस। अब ये 2 जीरो यहाँ से गया, 1 जीरो यहाँ से गया। अब देखो यहाँ पे 5 25 हो गया, 5 3 15 30 हो गया आपके पास, ठीक है। तो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5 6 का 30, यानी कि 6%, यानी कितनी प्रतिशत संख्या में वृद्धि हुई 6%। देखा, मैंने कोई भी वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ मैंने लाभ हानि का फॉर्मूला लगा के बना दिया क्वेश्चन को, बस आपको पकड़ने का नजरिया आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न लिखा है कि 3 इंटू का n माइनस का 15 इज इक्वल टू 21 है, तो आपको क्या करना है, इसको हल करना है, यानी कि n का मान निकालना है। तो क्या करो, देख लो इस टोटल के साथ 3 गुणा में, तो उधर जाके भागा में हो जाएगा, यानी कि इधर बच जाएगा n माइनस 15 बराबर में 21 भागा में 3 हो जाएगा, 3 7 21 हो गया, यानी यहाँ बच गया n माइनस 15 बटे में 7। अब क्या करो, सॉरी बराबर में 7, तो n का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, इस 15 को उधर भेज दो, चूंकि n माइनस 15 यहाँ पे माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस का 15 हो जाएगा। अब सबको पता है 7 में 15 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू 22 निकल कर आ गया, जो कि 4 नंबर में चमक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है कि एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास, यानी कि आपके पास डायमीटर व्यास दे देगा, यानी कि आपके पास d दे गया, कितना दिया हुआ है 14 मीटर दिया हुआ है। आप किसी का व्यास दिया होता है तो हमको व्यास से कोई काम नहीं होता है, हमको उसको त्रिज्या से काम होता है। तो चलो r निकाल लो, तो r का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी कि d/2 कर दो, यानी कि 14/2, यानी कि कितना निकल कर आ गया 7 मीटर निकल कर आ गया आपके पास r, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखो वृत्ताकार बगीचा, यानी कि वृत्त क्या आकार का है, तो वृत्त का आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। अब आपके पास पाई का वैल्यू सबको पता है 22/7 का 22/7 लेना है, गुणा में देख सकते हो r का वैल्यू कितना निकल कर आया 7 निकल कर आया, परंतु 7 का स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार 7 लिख देता हूँ, बात बराबर है। 7 का स्क्वायर लिखो चाहे 7 गुना 7 लिखो, बात बराबर है, ये 7 का स्क्वायर को इंडिकेट करता है। अब एक 7 गया, अब इसको बस गुना कर दो, तो कितना बचा यहाँ पे 22 गुना में 7, तो जगह 7 दूना 14 के 4 हाथ मेरा 1, 7 दूना 14 और 1 15, यानी कि 154 मीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो लिखा है कि इसमें समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में सीधा सीधी पूछ रहा है कि यदि 3 4 8 5 x और 3 अंकों का समांतर माध्य 4 है, समांतर माध्य दिया हुआ है, ठीक है, समांतर माध्य दिया हुआ है, समांतर माध्य को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, जो कि 4 दिया हुआ है, ठीक है। और किन का समांतर माध्य दिया हुआ है, 3 4 8 5 x और 3, इन संख्याओं का समांतर माध्य दिया हुआ है जो कि 4। तो आपको इस x का मान, यानी कि यहाँ पे जो x है इनका मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला होता है पता है, जितना भी डिजिट है उन सबको जोड़ दो, जो कि यहाँ पे 3 है उसको में जोड़ दो, 4 को 4 में जोड़ दो, 8 को फिर इस सबको आपस में जोड़ दो, और जोड़ के भागा दे दो जितना संख्या, कितना संख्या है देख लो 1 2 3 4 5 6 संख्या, इसको 6 से भगा दे दो, और भाई साहब यही निकल कर आ गया समांतर माध्य। परंतु हमें समांतर माध्य नहीं निकालना जो कि दिया हुआ, यानी कि ये जो समांतर माध्य हुआ ये किसके बराबर होगा, ये 4 के बराबर होगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा देख लो यहाँ पे 6 इधर भागा में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा 3 प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 5 प्लस का x प्लस का 3 बराबर में, या गुणा में इधर चल जाएगा कितना 6 चक 24 हो जाएगा। अब बस यहाँ से क्या करो आप लोग, ये सबको जोड़ लो, यहाँ पे 4 3 7 7 5 कितना हो जाएगा, 7 और 8 है बोला, ठीक है, 7 8 कितना हो जाएगा आपके पास 7 7 14, यानी कि 15 हो जाएगा, 15 5 20 हो गया, 20 3 23 हो गया, यानी कि यहाँ पे 23 प्लस x बच गया, इधर 24 हो गया। अब 23 को उधर भेज दो, चूंकि यहाँ पे 23 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ इधर x बचेगा, तो यही तो निकालना है ना, तो x इधर बचेगा, उधर जाके 24 माइनस का 23 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 1 निकल कर आया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को बनाना था। बस याद रखिएगा समांतर माध्य यानी कि x डैश का फॉर्मूला क्या होगा, कुल योग, क्या होगा कुल योग, यानी कि जितना संख्या उन सभी संख्याओं का कुल योग, और कुल संख्या कितना संख्या है उसको, ठीक है ना, कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कि कितने संख्या है सबको जोड़ दो, ऊपर में रख दो, और बटे में जितनी संख्याएं थी उतनी संख्याओं के नंबर से उसको भागा दे दो, आपके पास x बार निकल कर आ जाएगा, यानी कि सीधा सीधी बोलो तो समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा। दिए गए समबहुभुज, कौन सा बहुभुज,
समबहुभुज। अब समबहुभुज का मतलब ये होता है कि जो भी बहुभुज है उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, ये वाला छपा हुआ है, देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा वाला एक समबहुभुज दिया हुआ है, यानी कि ये वाला भुजा, 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 ये वाला सभी भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, भले यहाँ पे दिख नहीं रहा है परंतु भाई साहब बराबर है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि दिए गए समबहुभुज में अधिकतम कितनी सममिति रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक देखो आपके लिए यहाँ पे एक मटेरियल बनाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं इसको थोड़ा सा मोड चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा दिखेगा, ये देखो। तो बेसिकली सममिति रेखाएं पूछा है। सममिति रेखा का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है? आप लोग अगर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पता नहीं तो देखो, तो सममिति रेखाओं का मतलब क्या होता है पता है? इसको अगर आप लोग दो पार्ट में अगर मैं ऐसे करके बांट दूँ, देखो जैसे कि अगर मैं इसको बांट दूँ, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, ठीक है। अगर मैं इसको दो पार्ट में बांट दूँ, अगर मैं इसको इस प्रकार से अगर मैं इसको दो पार्ट में बांट दूँ, ठीक है, तो देखोगे कि इस साइड वाला जो पार्ट है ना, इस साइड वाला जो पार्ट है, जो इस साइड वाला पार्ट है और जो इस साइड वाला पार्ट जो दो पार्ट में बटा, ये दोनों आपस में बराबर है, एरिया वाइज भी बराबर है और सब कुछ बराबर है, देखने में भी एक जैसा है, तो ये सममिति हो गया। उसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि ये जो आपके पास 6 भुजा वाला जो आपके पास चतुर्भुज बोलो 6 भुजा वाला जो आपके पास बहुभुज दिया हुआ है, इस बहुभुज की कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है, यानी कि आप लोग इसको कितने ऐसे टुकड़ों में काट सकते हो कि दोनों तरफ आपस में बराबर दिखेगा। तो जैसे कि ये एक बार काट दिया आप लोगों ने, दूसरा बार आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी काट सकते हो। तो देखो या ऊपर वाला जो पार्ट हो जाएगा आपके पास, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग ऐसे करके काट देते हो तो भी देखोगे कि आप लोग का जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग कोना कोनी काटना शुरू करो, एक मिनट रुको थोड़ा सा, हाँ, अगर आप लोग कोना कोनी काटना शुरू करो इस प्रकार से, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेता हूँ मैं, ये हाँ, अगर आप लोग इस प्रकार से इसको कोना कोनी काटना शुरू करो तो देखोगे कि इस साइड वाला भी साइड वाला आपस में सममिति हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग इसको ऐसे करके काटना शुरू कर दो, ऐसे करके तो देखोगे कि ये भी क्या होगा कि वापस से ये दोनों आपस में सममिति हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग लास्ट और एक बार काट सकते हो ऐसे, ठीक है। तो देखो, तो ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला भाग हुआ, ये दोनों आपस में सममिति है, यानी कि ये 6 भुजा वाले बहुभुज को आप लोग टोटल 1 2 3 4 5 6 तरीके से बांट सकते हो और 6 तरीके से बांटोगे तो वो सममिति होगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपके पास यहाँ पे 6 जो दिख रहा है ना, ये आपके पास जो कि 3 नंबर में ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक अंदर की बात बताऊं, सुनो, कभी भी क्वेश्चन में अगर पूछे सम बहुभुज होना चाहिए, चाहे समबाहु त्रिभुज बोले, चाहे सम चतुर्भुज बोले, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, या फिर वर्ग रहे जो कि एक सम चतुर्भुजी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर सम वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, सम बहुभुज अगर रहे तो जितनी उसकी भुजाएं होंगी उतना ही उसका क्या होता है, सममिति रेखा होता है। याद रखिए बात, इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, इसलिए इसका आंसर 6 हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टोटल 6 केस बना था। तो जितनी अगर सम बहुभुज पूछे, याद रखिएगा सम बहुभुज पूछे तभी, तो जितनी उसकी भुजाएं होंगी उतनी उसकी सममिति रेखाएं होंगी। तो चलिए अब 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो 8 नंबर का प्रश्न लिखा है कि यदि आपके पास दिया है 2x प्लस का 7 बराबर में 15 हो तो x का मान निकालें, यानी कि आपको इस x का मान निकालना है। बहुत ईजी है, सिंपली बन जाएगा, बस 2x का 2 रन दो, प्लस 7 को उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस का 7 हो गया। अब यहाँ से क्या करो आप लोग, 2x का 2 रहने दो। अब एक काम करो, पहले 15 में 7 को घटाओ, तो 15 में अगर 7 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ से बस x को रहने दो, देख लो x 2 के साथ गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा तो 2 को उधर भेज दो तो भागा में आ जाएगा, यानी कि 8 भागा में 2 हो जाएगा, यानी कि जो कि आपके पास 4 आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। यानी x का मान कितना निकल कर आ गया, 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर से समांतर माध्य निकालने बोला है, यानी कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो नीचे में 5 रखिएगा और ऊपर में जो संख्या है उनको जोड़ दीजिए। 14 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है। तो आप लोग इसका खुद से निकाल सकते हो। चलो इसको निकाल के आप लोग कमेंट कीजिएगा, इन सभी को जोड़ लीजिएगा और नीचे 5 से भागा दे दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और उसका आंसर मुझे लिखिएगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कितने बच्चे एक्टिव है। ठीक है, अभी मैंने समांतर माध्य निकालना सिखाया हुआ है। अच्छा, एक समबहुभुज, फिर से समबहुभुज है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया, 45 डिग्री का है, तो इस समबहुभुज में कितनी भुजाओं की संख्या होगी बताओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखो आपके पास बाह्य कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो याद रखिएगा कभी भी अगर समबहुभुज बोले, कोई भी समबहुभुज हो, चाहे कि 5 भुजा वाला हो, चाहे 3 भुजा वाला हो, या 6 भुजा वाला, चाहे 8 भुजा, चाहे 10, चाहे 12 भुजा वाला हो, ठीक है, कोई भी खाली भुजा समबहुभुज होना चाहिए। ठीक है, तो समबहुभुज का जो बाह्य कोण होता है ना, बाह्य कोण जो होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, समबहुभुज के बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है जो कि होता है 360/n होता है,
360 डिग्री बटे में n होता है, ठीक है, 360 बटे में n होता है। अब हमको पता है कि समबाहुभुज का बाह्य कोण हमें निकालना नहीं, जो कि हमें दे दिया गया है। हमें क्या निकालना है, ये n निकालना। बोलोगे सर n क्या है, n ही तो भुजाओं की संख्या है ना, तो हम लोग आराम से निकल जाएगा। तो समबाहुभुज का बाह्य कोण कितना दिया, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री 45 डिग्री रहने दो, या 360 का 360 हो गया, और हम यहाँ से n निकालेंगे जो कि भुजाओं की संख्या, और हमारा आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब एक काम करो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो देखो 45 के नीचे में 1 है तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 गुना में n हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 1 गुना में 360 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1 गुना में 360 तो 360 ही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, आप लोग को n निकालना, तो 45 को भागा में दो, यानी कि 45 इधर भागा में आ गया, तो इधर n का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब काट दो इसको, तो देखोगे ये सीधा सीधी कट जाएगा। देख लो 5 से में डेट कर दो, ठीक है, तो 5 9 45 हो गया। फिर यहाँ पे हो गया आपके पास 5 7 35 हो गया, 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी कि 72 हो गया। फिर 9 8 72, यानी कि ये जो समबाहुभुज होगा कितने भुजाओं वाला होगा, ये 8 भुजा, यानी कि एक अष्ट समबाहुभुज होगा ये, ठीक है, जिसके बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री होता है। और एक चीज याद रखिएगा, एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, समान होता है। इस कारण से अगर एगो 45 डिग्री है, तो ये जो आपके पास 8 भुजा वाला जो बहुभुज होगा, इसके जितने भी बाह्य कोण होंगे सभी का सभी 45 डिग्री का होगा, ठीक है। और इसीलिए तो ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, समबाहुभुज का अगर समबाहुभुज रहेगा, समबाहुभुज याद रखिएगा बात, तो उसके बाह्य कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 बटे में n होता है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन मान लो n दे दे, लिख दे कि भाई साहब बताओ ये एक अष्ट समबाहुभुज है, तो भाई साहब इसके बाह्य कोण का योग कितना होगा बताओ, प्रत्येक एक बाह्य कोण का योग कितना होगा बताओ, तो फिर आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हो। तो भाई साहब क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, पर आपको घूमना नहीं है। अब चलिए हम लोग कुछ साइंस में घुसते हैं, क्योंकि यहाँ से साइंस शुरू होता है। लेकिन निम्नलिखित में से वक्षीय कंकाल का भाग है, तो भाई साहब कौन सा चेस्ट में पाया जाता है, तो आप सबको पता है कि पसली जो होता है वो चेस्ट में पाया जाता है, यही वक्षीय कंकाल का भाग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे, वन में सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने का कार्य करता है। अब देखो मुझे तो ये जंगली सुअर लगता है, क्योंकि सुअर क्या करता है, कचड़ों को खाता है, जिस कारण से कचड़ों की सफाई होती है। बाकी इसका आप लोग आंसर क्या कहना चाहते हो आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा था कि जो वन है, वन में जो सड़े हुए गले चीज जो सड़ जाते हैं, उनको खाकर वन को सुरक्षित कौन रखता है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर तो जंगली सुअर होना चाहिए, वाइल्ड बेयर होना चाहिए। तो बाकी उसके बाद पता नहीं वाइल्ड अब उसके बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बाकी वही आंसर होगा मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो हमारा जो रुधिर, हमारा जो ब्लड, उसमें जो कैल्शियम के स्तर का नियंत्रण करता है वो पैराथायरॉयड हार्मोन करता है, ठीक है। तो 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि लवण के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। लवण हो, अम्ल हो, क्षार हो, सब लगभग सभी करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बस उसमें लवण में क्या होना चाहिए कि आयन का आदान प्रदान होना चाहिए। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, अगर मैं सोडियम क्लोराइड बोलूँ तो सोडियम क्लोराइड क्या एक प्रकार का लवण है, लेकिन इसमें तो करंट चलता है। आप लोग पानी में नमक घोर दोगे और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है Na+ और Cl- में टूट जाता है, यानी कि आयन में टूट जाता है। इलेक्ट्रिसिटी तभी फॉलो होगा जब वो आयन में टूटेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा कि किस धातु का गलनांक बहुत कम है। तो गैलियम का, ये जो आपके पास जी है इसको गैलियम बोला जाता है। तो गैलियम का गलनांक सबसे कम नहीं बोला जा सकता। तो गैलियम एक धातु होता है, धातु होने के बाद भी इसका गलनांक बहुत कम। इसको अगर हाथ में लोगे तो ये पिघल जाएगा। हाँ, सोच के देखो, धातु होने के बाद भी, ठीक है। वरना कोई नॉर्मल धातु से मारोगे तो सब टूट जाता है। इसे लोहा से अगर आपको पीटे तो क्या होगा, सोच सकते हो ना। तो परंतु यहाँ पे गैलियम ऐसा नहीं, गैलियम को अगर हाथ में रखोगे तो हाथ का टेम्परेचर से पिघल जाएगा। उसी प्रकार से सीजियम भी, गैलियम और सीजियम ऐसे धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर भी कैसे पाया जाता है, द्रवावस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्पष्ट की ओर। यहाँ पे लिखा है कि पथमापी से मापा जाता है, इसी को ओडोमीटर बोला जाता है। तो ये दूरी को मापता है, गाड़ी कितना दूरी चला उसी को मापता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे संश्लेषित रेशा का उदाहरण है। तो कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, तो भाई साहब याद रखिएगा रुई, रबड़, गोंद, ये सब क्या है, ये सब आपके पास प्राकृतिक है। परंतु रियोल जो हो गया ये क्या हो जाएगा आपके पास, संश्लेषित हो जाएगा। याद रखिए बात। उसी प्रकार से नाइलॉन भी अगर क्वेश्चन में आता, नाइलॉन हो जाता। देखो यहाँ पे रेयन तो दिया हुआ है, नाइलॉन, रेयन, एक्रिलिक हो गया, एक्रिलिक हो गया। तो ये सभी क्या संश्लेषित फाइबर के एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, लिखा है कि रसोई के बर्तन के हैंडल बनाने में सबसे प्रयुक्त पदार्थ है पॉलीथीन, नाइलॉन, पीवीसी, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट याद रखिएगा, बेसिकली जो घरों का स्विच आता है ना वो सब बेकेलाइट का बना होता है, क्योंकि इसका जल्दी से पिघलता नहीं है। पॉलीथीन का अगर हैंडल बना होगा तो हो सकता है वो पिघल जाए, हाथ में आपका लग जाएगा। नाइलॉन का थोड़ा दिक्कत है, नाइलॉन भी अगर चिपकेगा हाथ में तो बहुत दर्द कर सकता है, आपका हाथ जल सकता है, ठीक है, वो भी पिघल जाता है। पीवीसी भी पिघल जाता है एक टाइम पे, परंतु बेकेलाइट नहीं पिघल पाता जल्दी से, ठीक है। तो बेकेलाइट सबसे उत्तम होगा, ठीक है।
पृथ्वी के लिए पलायन वेग है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी, यानी कि अगर आप लोग पृथ्वी पर अर्थ पे हो अभी, अगर आपने आकाश की ओर फेंका, कोई ढेका को फेंका, तो आपको कितना स्पीड से ढेका को फेंकना पड़ेगा कि आप लोग ढेका को अंतरिक्ष में भेज सकते हो। इसी को पलायन वेग बोला जाता है। यानी कि पृथ्वी को छोड़कर अगर कोई चीज़ बाहर जा रहा है तो उसको छोड़कर बाहर जाने के लिए एक फिक्स वेग चाहिए, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए तो फिर उससे कम नहीं होना चाहिए, उतना होना चाहिए, तभी वो बाहर जा पाएगा। तो वो होता है आपके पास 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है कि कायिक जनन पाया जाता है, तो कायिक जनन जो पाया जाता है वो आलू में, पोटैटो में पाया जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। लिखा है यहाँ पे कृमि के उपचार हेतु प्रयुक्त टैबलेट है, तो सबको पता होगा कृमि के लिए हम लोग एल्डाजोल देते हैं, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य का मानक है, यानी कि यूनिट ऑफ वर्क इज, तो याद रखिएगा जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, सुनने योग ध्वनि है, तो देखो एक श्रव ध्वनि को ही हम लोग सुन सकते हो, ठीक है। तो श्रव ध्वनि का जो आवृत्ति होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये इसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले ध्वनि को ही हम लोग सुन सकते हैं, मानव कान सुन सकता है वरना नहीं सुन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। लिखा कि नींबू का रस है, तो याद रखिएगा नींबू का जो रस होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो, ठीक है। लिखा कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग है, लो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया, आप लोग इसको कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। तो जो कि 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देख लो। लिखा हुआ है यहाँ पे भारत में रेडियो प्रसार की शुरुआत कौन से संत में हुई थी, तो ये 1927 में हुआ था। बाकी आप लोग इसका जरूर आंसर कमेंट करके बताइएगा। मानव नेत्र का भाग नहीं है, तो जो रेटिना होता है, पुतली जो होता है, कॉर्निया, ये सब मानव नेत्र का भाग होता है। परंतु जो आपके पास ड्यूडिनम होता है ये बेसिकली एक हमारा जो पाचन तंत्र है उसका भाग होता है, ठीक है। ये आमाशय के नीचे पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मानव नेत्र का भाग नहीं है। अच्छा, रेटिना पर ही मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा बात, ठीक है। और मानव रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखिएगा आपका पास वास्तविक तथा उल्टा बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बोलेगा सर उल्टा बनता है तो फिर हमें सीधा कैसे दिखाई पड़ता है, तो हमारा दिमाग वो प्रोसेस करता है, उसको सीधा करता है, ठीक है। अच्छा, लिखा है कि कीप के आकार के बादल होते हैं, तो कीप के आकार के बादल जो नीचे हुए आते हैं, धरती की ओर आते हुए प्रतीत होते हैं, उसको हम लोग टॉर्नेडो बोलते हैं, जिसको हम लोग बाउंडर बोला जाता है। चक्रवात और बाउंडर में बहुत अंतर है, याद रखिएगा बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है कि तारों का टिमटिमाना होता है, तो तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडल या अपवर्तनांक के कारण होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलो या फिर बोलो कि अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से विषैला गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लोगे तो ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग ऑक्सीजन तो लेते ही हो, ऑक्सीजन के कारण हम लोग जीवित है। हाइड्रोजन गैस भी लोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम लोग CO बोलते हैं, अगर ये ले लिया बाबू तो आपका मौत भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हल्का फुल्का लेंस कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर ज़्यादा हो गया दिक्कत हो जाएगा। यानी कि इन सभी गैसों में से सबसे ज़्यादा जहरीला CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी टेंशन मत लो, आपका देख सकते हो यहाँ पे और भी कई सारा सेट रेडी हो चुका है आपके लिए, ठीक है। तो पूरी तरह से तैयारी करा के देगी आपकी प्रतिम अकाडमी, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित जरूर होगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अपने दोस्तों तो जरूर शेयर करें, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 3 सेट करा दिया साइंस और मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब आपको रीजनिंग का भी देखने को मिलेगा और सबका आपके पास क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, और सभी का सभी एक से क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा गया प्रश्न, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।